दोस्तों इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है या हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चों के लिए बोरिंग लगती है, चाहे वो 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो थर्ड ईयर का हो। बट आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस पूरे डेट को भगाने वाला हूँ और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनओएस जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनकी हिस्ट्री लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट। दोस्तों मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं अपने एनओएस का 12th क्लास का जो हिस्ट्री है। इससे पहले आपको बता दूं जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर हमारा भारतीय इतिहास को समझना। हर चैप्टर में दोस्तों इतिहास का चाहे आपको कोई सा भी चैप्टर हो, उन सभी चैप्टरों के अंदर सबसे पहला चैप्टर आपका यही होगा, भारतीय इतिहास को समझना। दो भी चैप्टर है पढ़ना, तो इसमें आपका जो चैप्टर है वो ये चैप्टर है, भारतीय इतिहास को समझना। तो इसमें हम पहले हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। पहले हम जानते हैं इतिहास को टू द पॉइंट, सारे सब कंसेप्ट समझेंगे हम। पहले जानते हैं भारतीय इतिहास क्या होते हैं, सब समझना जो जो बताने वाला हूँ। अब हमारा चैप्टर भी स्टार्ट होता है। भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इनको जानने का स्रोत कहाँ कहाँ से। पहले जानो इतिहास कहते हैं किसे है। इतिहास के बारे में मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो से बता चुका हूँ, बट फिर भी बताता हूँ। इतिहास एक ऐसा शब्द है जिसको इस रूप में डिफाइन किया जाता है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। यानी कि इतिहास के बारे में प्रॉपर या तो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है ना तो आपके पास भी है। हमारे इतिहासकार सिर्फ ये कहते हैं कि इतिहास के अंदर सिर्फ ये हुआ है घटना, या घटना ऐसा ही हो सकता होगा, या मतलब संभावना होती है। इतिहासकारों के अनुसार देखा अपने बुक्स के अंदर लिखा होता है इतिहासकारों के अनुसार ये सारी घटना, ये सारी घटना। तो दोस्तों इस प्रकार हम पढ़ते हैं इतिहास को एक कैसे रूप में माना जाता है जिसके अंदर ऐतिहासिक घटनाओं को या तो वो ऐसा ही था या वो ऐसा ही हुआ था, सिंपल इस रूप में डिफाइन किया जाता है। बट ये आपको यहाँ पे समझना है इतिहास जिसके पिता, जिसके मतलब कि बनाने वाले जो कहते हैं हेरोडोटस जो है दोस्तों, आपको इनका नाम याद रखना है। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने इस पुस्तक में बताया था दोस्तों उस समय की व्यवस्था, जिस समय इन्होंने इतिहास के बारे में जानने की मतलब कि अपनी ट्राई किया था, इन्होंने अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों उस समय की इसमें व्यवस्था थी। ये तो हमारा हुआ इतिहास क्या है। और हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास को समझना। यानी कि भारतीय इतिहास को हम कैसे समझते हैं। जब हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे होते हैं तो दोस्तों भारतीय इतिहास को बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत पार्ट में। और इतिहास को समझने के लिए हमने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास जो सबसे पुराना है, जो भी दोस्तों अगर आपने 10th क्लास एनओएस से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। हमने देखा 10th क्लास में कैसे पढ़ा था हिस्ट्री, कैसे मानव का विकास हुआ और कैसे दोस्तों मानव ने अपने विकास करके कैसे कृषि विज्ञान का विकास हुआ था। तो ये सारी बात थी हमारे प्राचीन काल के अंदर। उसके बाद आता है मध्यकाल भारत का, यानी कि मध्यकाल का इतिहास। दोस्तों मध्यकाल के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं मुगलों के बारे में, जब मोमडन आगे चुके थे भारत के अंदर और जब मुसलमानों ने भारत पे कब्जा कर लिया था। सेकंड, थर्ड है हमारे पास आधुनिक इतिहास का। दोस्तों टोटल इतिहास 3 ही है भारत के अंदर। इतिहास को अध्ययन करने के लिए या इतिहास को पढ़ने के लिए पूरे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पूरे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला प्राचीन है, दूसरा जिसमें हमने दोस्तों प्राचीन के अंदर हमें ऋग्वेद वगैरह, हड़प्पा सभ्यता वगैरह और मौर्य साम्राज्य इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। और मध्यकाल में पढ़ते हैं हम जब मुगल वगैरह आ गए थे भारत में, और जब मुगलों और मोमडन वगैरह हैं जो जब उन्होंने भारत में कब्जा कर लिया था। अब और हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अंग्रेज ने भारत में कब्जा कर लिया था। सिंपल ये 3 पॉइंट याद रखना। ये 3 पॉइंट है, यानी कि इस 3 बताने का मतलब यह है कि इतिहास को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक दोस्तों मेन है जो जिसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट आधुनिक के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि जब भारत अंग्रेजों गुलाम हो गया था उसके बाद भारतीय कंडीशन क्या थी। तो दोस्तों ये था भारत का जो इतिहास जो 3 पार्ट में बांटा गया है। बट अब हम जानते हैं कि ये इन तीनों इतिहास के बारे में, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो मध्य हो, चाहे वो आधुनिक हो, हमें उसके बारे में पता कहाँ से चलता है, हमें उसके बारे में पता कहाँ से चलता है। दोस्तों चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास के बारे में, इतिहास का अर्थ हो गया, इतिहास के बारे में पता कहाँ से चलता है। सबसे पहले दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर इस पे बेस है, इतिहास के बारे में पता कहाँ से चलता है। अगर मैं दोस्तों इस टॉपिक पे आ गया तो सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसके पहले हम थोड़े छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट है मैं थोड़ा आपको वो और क्लियर कर देता हूँ। इतिहास का अर्थ, इतिहास क्या है मतलब कि सिंपल ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है दोस्तों 2 मार्क्स में आएगा, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा इतिहास क्या है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है। बट इतिहास को हम समझते कैसे, क्वेश्चन एग्जाम में आपकी यही आएगा। और चलिए तो इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। आपको सिंपल है, आपको ये
ये चैप्टर का दोस्तों मैंने आपसे समरी बताया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि है भारतीय इतिहास को समझने के साधन क्या है। साधन का दोस्तों होता है स्रोत, और सबसे मेन दोस्तों हमारा यही है, भारतीय इतिहास को समझने का स्रोत क्या है। अगर मैं आपको स्रोत के बारे में बताऊं दोस्तों, स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में हमें पता किन किन चीज़ों से लगता है। जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में हमें पता किन चीज़ों से लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं आपको मैं, ऐसी चीज़ें हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। वो कौन कौन चीज़ें दोस्तों? इनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया हमारे पास साहित्यिक। मैं दोस्तों को पूरा चैप्टर एक ऐसे शॉर्ट में समझाऊंगा, बस आप एक चीज़ ध्यान रखना है, इन सारे पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, बाकी आप सारा चैप्टर अपना आप आसान से कर लोगे। साहित्यिक हो गया एंड पुरातात्विक हो गया। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब ये क्या चीज़ होता है, अब इनके बारे में जान लो। साहित्य से मतलब होता है दोस्तों कोई भी पुस्तक से संबंधित, कोई भी ग्रंथ से संबंधित। साहित्य मतलब होता है ग्रंथ वगैरह। ग्रंथ सिंपल दोस्तों हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो पुस्तक वगैरह हो गया। बट पुरातात्विक, पुरातात्विक मतलब होता है बहुत पुरानी चीजें। पुरानी चीजें का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है? सिक्के हो गए आपके पास, मोहरे हो गए, अभिलेख हो गए, इनके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। बट दोस्तों मैं आपको इसी अभी वर्ड्स का मतलब बता रहा हूँ। अगर आपने इन वर्ड का मतलब समझ डाला ना यार तो लैब झिंगा लाला, यानी कि वर्ड में तो सारी चीज छुपा होता है, आंसर तो सारे वर्ड में ही होते हैं। बस ये वाली बात है यहाँ पे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले साहित्य स्रोतों की। दोस्तों हेरोडोटस का नाम मत भूलना, इसके बारे में जरूर डालना आंसर में। जब आप इतिहास का तो कोई सा भी आंसर लिख रहे हो डालने पड़ेगा आपको इसका आंसर, क्योंकि दोस्तों इतिहास का थोड़ा जिक्र कर देना पीछे से, ताकि टीचर को लगे सच में आपके पास नॉलेज, वो वाली नॉलेज है जो टीचर आपसे जानना चाहता है। तो पहली बात है दोस्तों ये। अब अगर हम बात करते हैं साहित्य स्रोतों की और पुरातात्विक स्रोतों की, चलिए एक एक करके बात करते हैं हम साहित्य स्रोतों की। यानी कि इतिहास को जानने के अंदर हमारे पास दो स्रोत हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुरातात्विक और साहित्य। तो दोस्तों आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दो अलग अलग पूछा जाएगा। या तो पूछ लेगा वो साहित्य स्रोत बताइए इतिहास को जानने के, या तो पूछेगा पुरातात्विक बताइए। लेकिन पूछेगा दोनों में से कोई एक, क्योंकि साहित्य के अंदर काफी सारे पॉइंट है और ऐसे ही काफी सारे पॉइंट पुरातात्विक के अंदर भी है। अगर वो दोनों पूछता है तो शायद दोस्तों आप लेंथ उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप कम समय में आप उसका आंसर भी नहीं दे पाओगे। बट दोस्तों अगर दोनों पूछ ले तो आपको कुछ छोटे पॉइंट्स कवर करना है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सारा डीपली सारे पॉइंट कवर कर रहा हूँ ताकि किसी भी चीज़ में आपको पूरी सिलेबस में दिक्कत ना आए। साहित्य स्रोत का मतलब दोस्तों क्या होता है पहले इसमें जान लो आप। मैं आपको बताया था साहित्य का मतलब होता है पुस्तक, लेकिन पुस्तक कौन से? पुस्तक यहाँ पे है धार्मिक साहित्य। पुस्तक यहाँ पे दो चीज की पुस्तक है, एक तो ऐसी पुस्तक जिनका संबंध धर्म से होता है। साहित्य का मतलब होता है पुस्तक, और पुस्तक दो प्रकार की है, एक ऐसी पुस्तक जिनका संबंध धर्म से होता है और एक ऐसी पुस्तक जिनका संबंध धर्म से नहीं होता है। ऐसे पुस्तक क्लियर है। अभी हम बात करेंगे एक एक करके इन सब पॉइंट्सों की। एग्जाम में पूछ ले अगर इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतें किस प्रकार हमारी हेल्प करती है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल है ये लिखकर फिर ये पॉइंट लिख के इसको एक्सप्लेन करना है। और इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे दोस्तों सारे पॉइंट ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले अपने फर्स्ट पॉइंट में, जो कि धार्मिक साहित्य है। वेद। दोस्तों वेद क्या होता है? वेद हमारे प्राचीन भारत का एक ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय इतिहास को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। शायद बिना वेद के दोस्तों हमारे भारत के इतिहास को हम जान नहीं सकते। और वेद हमारे पास चार है, वेद हमारे पास चार है दोस्तों। बोर्ड में जगह नहीं है, मैं हाल देता हूँ अगर देख सकते हो आप। तो सबसे पहला वेद हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, देन आता है हमारे पास अथर्ववेद, उसके बाद आता है हमारे पास यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे चार ऐसे वेद हैं जो हमें भारतीय इतिहास को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको सिर्फ ये चारों को समझना है, बाकी दोस्तों आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा ये वेद वाला पॉइंट है क्या। क्लियर है सारा पॉइंट? ये वेद हमारे पास चार है। सबसे पुराना वेद है हमारे पास ऋग्वेद, जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। वेद का पॉइंट क्लियर।
सेकंड पॉइंट दोस्तों, बस आपको इसके बारे में बताना है, हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर है पॉइंट ये फर्स्ट वाला। सेकंड पॉइंट बात है महाकाव्य। महा मतलब होता है बहुत महान, या दोस्तों आप बड़ा कह सकते हो उसको। काव्य मतलब सिंपल, यहाँ पे काव्य मतलब क्या होता है, जिसके अंदर काव्य रूप में, अगर आपने दोस्तों 10th या 12th में हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें काव्यांश वगैरह होता है, काव्यांश, गद्यांश। तो एक काव्यांश होता है जिसमें से ना, यानी कि दोस्तों गीत के माध्यम से पूरी लाइन लिखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे महाकाव्य का मतलब यहाँ पे है महाभारत और रामायण से। महाकाव्य का मतलब है महाभारत और रामायण से, जिसमें आपको बताना है कि महाकाव्य एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत के धर्म के बारे में सबसे महान ग्रंथ है। शायद इसके सिवा दोस्तों वो ग्रंथ ही नहीं है भारत के अंदर। महाभारत और गीता हो गया, हमारा रामायण हो गया, इन सब के बारे में बताता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको हल्के में पहले महाभारत के बारे में बताता हूँ, फिर आपको रामायण के बारे में बताऊंगा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना दोस्तों कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ज़्यादा इतिहासकारों को भी नहीं पता। बट दोस्तों कहा जाता है ऐसा कि इसकी रचना लगभग 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 सालों तक होती रही है। महाभारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 सालों तक होती रही है, और इसकी रचना दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। बट दोस्तों असली जो माना जाता है कि सच में जिसने किया है वो है भाटसारथी। तो इनका नाम को लेकर दोस्तों काफी ज्यादा मतभेद इतिहासकारों के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कभी महाभारत को देखो दोस्तों, तो गणेश जी ने शायद अपने दांत तोड़ के पूरा महाभारत लिखा था। अगर आपने फिल्म मूवी देखी होगी तो मूवी में ऐसे दिखाया गया था। बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कहा जाता है गणेश जी ने भी लिखी है, हो सकता है कहा जाता है वेद व्यास ने भी लिखा है, हो सकता है क्या पता भाटसारथी ने भी लिखा है। बट दोस्तों हमें तो एग्जाम देना है। अब आप एग्जाम में कौन सा लिखोगे, एग्जाम में आप ये बताओगे कि इतिहासकार के अनुसार महाभारत का रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। अब इसके बाद आप कंसेप्ट बताओगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब बताओगे। बट इतिहासकार एक चीज बताते हैं, एक चीज सोचना आप, मैं बताता हूँ आपको कि महाभारत की रचना हुई है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 सालों तक, यानी कि लगभग 500 सालों तक। आप खुद से सोचो, ऐसा कोई इंसान है जो 500 साल तक जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो सिंपल से बात है, कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसने महाभारत की रचना की है। अब एक और यहाँ पे मतभेद आता है, तो किसने रचना है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत की रचना इस काल में हुई नहीं है, महाभारत की रचना उस और किसी काल में हुई है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। तो दोस्तों सिंपल ये सारे आपको जो बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना है और इन सब का नाम लिखना है जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। क्लियर है ना, कोई इसमें ज़्यादा आपको समझना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको ये बताना। महाभारत के बारे में आप जानते ही हो दोस्तों, महाभारत में जब 6000 श्लोक थे तो इसको जय संहिता का नाम जाना जाता था, जय संहिता। बट दोस्तों जब 24,000 हुए तो भारत का नाम जानने की, फिर दोस्तों जब 1 लाख हो गए तो महाभारत के नाम से जानने किया। तो जब श्लोक की संख्या जैसे जैसे बढ़ते गई तो इसका नाम में भी चेंज आना लग गया। दोस्तों ये था महाभारत के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों रामायण के बारे में। रामायण एक ऐसी ग्रंथ हमारा है जो कि भारतीय रामायण दोस्तों जो हमारा देखा होगा आपने। महाभारत में तो पता है आपको क्या है, महाभारत में दोस्तों कौरवों और पांडवों की पूरी युद्ध है, जिसमें पांडवों को जीत हुई थी। कौरवों और पांडवों की पूरी युद्ध गाथा है उसमें। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो देखना जरूर, अगर आपको टाइम मिले तो दोस्तों बहुत अच्छा है। और गीता पढ़ने टाइम में तो बहुत पढ़ना, बड़ा मस्त है, ये वाली बात है। और दोस्तों रामायण के अंदर क्या है, रामायण की रचना किसने की थी दोस्तों, ऐसे भी यही, इसमें भी ऐसी बात है। रामायण की रचना जो की कही जाती है कि किसने की थी, वो दोस्तों वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। अब इसके बारे में और कोई नाम तो नहीं है, बट इतिहासकार दोस्तों सिर्फ यही कहते हैं कि बस वाल्मीकि रामायण की रचना करी। और इससे भी दोस्तों 6000 श्लोक, फिर 8000 श्लोक हुए, फिर 24,000 श्लोक हुए। देन दोस्तों इसमें भी श्लोक बढ़ते गए। बट दोस्तों एंड में जाके जब श्लोक जो थे उनकी संख्या जैसे बढ़ती गई तो रामायण का महत्व और बढ़ता गया। और रामायण से दोस्तों आज भारत के लगभग हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको विशेषकर कहूँगा मैं, वो इससे परिचित है। और रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इन सब के बारे में दोस्तों हिंदू धर्म का बहुत महान ग्रंथ माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों महाकाव्य भी है जो हमें इतिहास के बारे में बताता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है आपका भारतीय इतिहास को समझने के लिए। पहला पॉइंट वेद था, सेकंड पॉइंट हमारा महाकाव्य है। तो ये सारे तमाम ग्रंथ जो दोस्तों हमारे इतिहास को समझने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारा थर्ड पॉइंट आता है उत्तर वैदिक काल।
उत्तर वैदिक काल का क्या है दोस्त, उत्तर वैदिक काल के बाद भी ऐसे काफी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बट सबसे मेन जो दोस्तों ग्रंथ है वो है सूत्र। सूत्र एक ऐसा ग्रंथ जो बताता है हमें कि राजा जो होते थे वो कैसे होते थे। काफी सारे राजा दोस्तों क्रूर हुए। क्रूर का यहाँ पे मेरा मतलब है डिक्टेटरशिप से, तानाशाही से, जैसे मुगल शासन में देखा होगा आपने, मोहम्मदन शासन में देखा होगा आपने। बट दोस्तों काफी सारे हिंदू शासन में भी तानाशाही रही है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मोहम्मदन में हुआ है, काफी सारे में तानाशाही होती है। बट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल का मतलब, इस पॉइंट का मतलब है वेदों के बाद का जो काल आया उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। और इस काल के अंदर कुछ चेंजेस आए थे, और वो चेंजेस क्या थे, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, और जैन धर्म का उदय हुआ था इस काल के बाद। उत्तर यानी कि वेद जब वेद हो रहा था, और जब वेदों का यानी कि वेद काल के बाद का जो काल आया, इस काल के बाद का जो काल आता है उनमें कुछ चेंजेस आता है। मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, बौद्ध धर्म का उदय होता है, उद्यान जैन धर्म का उदय होता है। बट यहाँ पे आपको समझना है उत्तर वैदिक काल के अंदर एक ग्रंथ है सूत्र, जिसके अंदर बताया गया है कि जो राजा होते हैं वो कैसे बलि देते हैं, और दोस्तों कैसे दान दक्षिणा देते हैं, उन सब के बारे में ग्रंथ, इस ग्रंथ में दोस्तों टोटली कवर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये सारे ग्रंथ हैं धर्म से रिलेटेड, ये हमें इतिहास के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 3 पॉइंट कवर है आपका। 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4th और 5th पॉइंट, अगर ये पॉइंट आपने नहीं डाला तो शायद आपको एग्जाम में आंसर सारा गलत हो जाएगा। 4th पॉइंट आपको बताना है बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य का मतलब यहाँ पे है कि बुद्ध जी के द्वारा, दोस्तों आपने महात्मा बुद्ध जी के बारे में जाना होगा। अगर आपने महात्मा बुद्ध जी को जैन धर्म के बारे में नहीं जानते तो इनके बारे में अच्छे से जान लेना, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। दोस्तों बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दी गई है, और इसमें बौद्ध साहित्य के दोस्तों कुछ ग्रंथ हैं जो कि महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं से लेकर उस समय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में बताता है। और वो ग्रंथ कौन है इसके बारे में जान लो दोस्तों। वो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो है ये, जिसका नाम है दोस्तों त्रिपिटक। इसको मैंने अपने वीडियोस में, लास्ट वीडियो में बताया है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। त्रिपिटक सबसे पहला है सुत्पिटक, अभिधम्मपिटक और विनय पिटक। तो दोस्तों ये तमाम, ये 3 जो यानी जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और दोस्तों ये ग्रंथ है जो कि बौद्ध साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। और इनसे हमें बुद्ध जी के बारे, बुद्ध जी की शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध जन्म के पुनर्जन्मों के बारे में, और दोस्तों बुद्ध मठों के बारे में, यानी कि जो बौद्ध के जो मठ होते थे जहाँ पे सारे भक्त बैठकर इनकी आराधना वगैरह किया करते थे। दोस्तों इस प्रकार से ये बौद्ध साहित्य जो है, त्रिपिटक जो है, ये उस समय के हमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताता है। और भारतीय इतिहास को समझने में बौद्ध साहित्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर पॉइंट। 5th पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। इनको 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, आप इनको देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उस लिंक की वीडियोस को देख लेना पहले, आपका दोनों पॉइंट अपने आप में कवर हो जाएगा। ओके, 5th पॉइंट पे आते हैं। जैन धर्म का ग्रंथ। दोस्तों जैन धर्म का जो स्पेशल है ऐसा कोई ग्रंथ तो नहीं है, बट यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, जैन धर्म में इनकी जो शिक्षाएं थी उनको हमें अपनाया है, और उस समय के अकॉर्डिंग इतिहास के बारे में जानने में हमें सहायता भी करता है। जैसे दोस्तों जैन धर्म के जो मेन थे वो थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। बट दोस्तों जैन धर्म को बनाने वाले जो थे, जो सबसे मेन जो उसके पहले थे वो थे ऋषभनाथ, फिर पार्षद देव आए, ऋषभनाथ, पार्षद देव 2nd नंबर पे, और 24वें नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे महावीर स्वामी। और दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा ही ये सारी चीज़ें जो जैन धर्म को जो बढ़ावा हुआ है दोस्तों, महावीर स्वामी को सबसे मेन माना जाता है। और भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ लगभग दोस्तों 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और भारत से ही ये दोनों धर्म आज दोस्तों, बौद्ध धर्म तो पता है आपको आज वियतनाम के अंदर है, चीन के अंदर है, तिब्बत के अंदर है, थाईलैंड के अंदर है, काफ़ी देशों के अंदर दोस्तों बौद्ध धर्म में पाया जाता है। तो इनके अनुयायी दोस्तों भारत के अंदर भी है। तो ये सारी ऐसी ग्रंथ हैं जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। आई होप कि दोस्तों आपको धार्मिक साहित्य का पॉइंट सारा समझ में आ चुका हो। अब हम जानते हैं पहले धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य का मतलब है जिनका संबंध धर्म से ना होकर निजी लोगों से है। अब वो कौन से ग्रंथ है? सबसे पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है दोस्तों? मनुस्मृति, मनु मतलब एक राजा है, मनु एक महाराज था, उसने ना एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ मतलब यहाँ पे जो उसने सोचा समझा या जो उसने याद किया, जो उसने अपने यादों में लिखा,
उसको कहते हैं स्मृति। स्मृति मतलब होता है यादें, है समझ गया, इसको बोलते हैं मनुस्मृति। तो इस प्रकार उसने जो इस ग्रंथ लिखा दोस्तों मनुस्मृति, शायद मैं क्या बताऊं आपको, मनुस्मृति के भारत के अंदर चंडालों से लेकर, चंडाल देखा हुआ आपने, जो पहले दोस्तों सबसे नीचे का काम माना जाता था उनको, जिनको हम शूद्र कहते थे। पता है आपको भारत को 4 वर्ग में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो दोस्तों जो चंडाल होते थे वो शमशान में रहते थे, यानी कि गांव को एक कोने में उनको रहने दिया जाता था, और तमाम काम उनसे जो छोटे मोटे काम होते थे, जैसे दोस्तों डेड बॉडी को उठाना, सड़े गले लाश को उठाना दोस्तों काम, और चंडालों को काफ़ी सारे किया जाता था। महिलाओं के कर्तव्य, महिलाओं को कैसे माना जाता था, जैसे दोस्तों मनुस्मृति की मैं लाइन दिखाता हूँ। मनुस्मृति में फेमस लाइन कही गई है, पता है यार, भारतीय समाज में हमेशा रहा है कि महिलाओं को हमेशा कम महत्व दिया गया है, और दोस्तों मेरा मानना है कि सच में वास्तव में बहुत ज़्यादा गलत रहा है ये। और भारत एक महान देश की एक ही विडंबना रहा है ये कि भारत हर सेक्टर में आगे रहा, और दोस्तों महिलाओं के शायद वो पीछा छोड़ दिया। सती प्रथा और ऐसी प्रथा जैसी तमाम गंदगी सोच वाली गंदगी भारत के अंदर ही थी, पूरे वर्ल्ड में ऐसी सोच कहीं भी नहीं है भारत के सिवा। बट दोस्तों चलिए समय के साथ बदलाव आता है, आगे और बदलाव आए, हमारी यही उम्मीद है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मनुस्मृति में एक महिलाओं की एक लाइन कही गई थी कि महिला क्या होता है ना, बचपन में ना महिला जब, यानी कि जब पापा के घर में होते हैं तो लड़की पापा के अंडर में रहेगी, जब उसकी शादी हो जाती है तब वो अपने पति के अंडर में रहेगी, यानी कि हस्बैंड के अंडर में रहेगी। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो लड़की, यानी दोस्तों पक्का पता है, तो फिर माँ बन जाएगी जब उसके बच्चे हो गए, तो अपने बच्चों के अंडर में रहेंगे। ये कहते हैं दोस्तों मनुस्मृति। अब आप ये समझ सकते हो दोस्तों मनुस्मृति की रचना किस टाइप से की गई है, क्या सोच के क्या गया है। बट दोस्तों जब इतिहास के बारे में बताता है, इसलिए हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मनुस्मृति के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। क्लियर पॉइंट मनुस्मृति का। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों कौटिल्य के बारे में कौन नहीं जानता। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। दोस्तों कौटिल्य 3 नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। इन तीनों नाम जाना जाता है कौटिल्य को दोस्तों, जो कि अद्भुत दिमाग वाला था। इतनी भयंकर इसके अंदर दिमाग थी, जायद दोस्तों उस समय का सबसे भयंकर रणनीति बनाने वाला था। रणनीति मतलब होता है जैसे कि युद्ध के समय में कैसे निपटा जाए, एक राज्य को कैसा होना चाहिए, सरकार को कैसा होना चाहिए। सरकार का मतलब मेरे उस समय राजा से है। जैसे दोस्तों उस समय राजा कौन थे, सीधी सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी कहानी दोस्तों एक आपको बताऊं कि कौटिल्य ने एक अध्यापक थे यार, प्रोफेसर हुआ करते थे ये। तो पता है आपको अर्थशास्त्र के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है ये, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता है ये इकोनॉमिक्स के। तो उस समय स्कूल में पढ़ा रहे होते थे ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य आए, वहाँ पे देखा इन्होंने स्कूल में, तो जब ये पढ़ा रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए, उनको अच्छा लगा इनका पढ़ाई और इनकी बातें सुनकर। और चंद्रगुप्त ने इसको उठाया, अपना प्रधानमंत्री बना दिया। भाई चल तू अब मेरा करेगा, सारा रणनीति वगैरह सब तू बनाएगा। और इनका एक सप्तांग सिद्धांत है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो। सप्तांग सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि राजा कैसा होना चाहिए और राजा को क्या काम करना चाहिए। बट इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बट आपको दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही समझना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो हमें सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं, यानी कि दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भारत के मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के काल को लेकर उन सभी के दोस्तों आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताता है, सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। दोस्तों कौटिल्य के बारे में सिर्फ आपको इतना ही बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अष्टाध्यायी। दोस्तों अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है जिसको पाणिनि ने लिखा है। नाम दोस्तों थोड़ा अजीब सा है बट आपको याद करना पड़ेगा। जो भारत के धार्मिक साहित्य से तो हटकर कुछ समाज के उन कर्तव्यों के बारे में बताता है, उन दायित्वों के बारे में बताता है, उन आर्थिक और दोस्तों सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता है, जो हमें इतिहास के बारे में जानने में सहायता करता है। ऐसे दोस्तों हमारा है राजतरंगिणी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी दोस्तों, राजतरंगिणी एक ग्रंथ का नाम है जिसको कलहण ने लिखा है। किसने लिखा है? कलहण ने लिखा है। और ये ऐसा ग्रंथ है जो हमें 12वीं शताब्दी की 12th सेंचुरी के कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में बताता है। कश्मीर में कैसे राजा थे, क्या राजा करते थे, उन सभी के बारे में बताता है। दोस्तों इसकी एक खास बात ये है, ये हमें सीक्वेंस से बताता है, तिथि पर बताता है, किस डेट को यह क्या घटना हुई थी, इस डेट को ये घटना हुई थी, तो सारा घटना बताता है हमें ये। और राजतरंगिणी ग्रंथ जिसको कलहण ने लिखा है। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संगम साहित्य। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों संगम साहित्य, जो हमें दक्षिणी भारत के इतिहास के, दक्षिणी भारत का मतलब है दोस्तों कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब के अंदर दोस्तों जो भी व्यवस्था रही है उन सब के बारे में हमें संगम साहित्य से ही पता चलता है। चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वो दोस्तों सांस्कृतिक व्यवस्था ही
क्यों ना हो। दोस्तों ये तमाम बातें हैं जो आपको मैंने अभी बताया, जिसमें दोस्तों ये सारा पॉइंट हमारा साहित्यिक स्रोत का ही था बस। बट साहित्य स्रोत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक धार्मिक साहित्य जो ये सारे पॉइंट है, एक धार्मिकतर साहित्य जिनका संबंध धर्म से नहीं है, वो ये सारे पॉइंट है, बट इनका संबंध सभी पॉइंटों का धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये तमाम बातें ये है साहित्य स्रोत। अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों जैसा कि देखा हमने साहित्य स्रोत के अंदर धर्म से और विद्या और धर्म से जो भी संबंधित ग्रंथ थे उसके बारे में देखा, बट अब हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है। दोस्तों पुरातात्विक मतलब होता है गैर साहित्य, यानी कि गैर धार्मिक, सिंपल एक ऐसा साधन जो हमें इतिहास के बारे में बताता है, वो ये सारी चीजें। सिंपल है क्वेश्चन, इसके ऊपर भी 6 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको दोस्तों पॉइंट समझना है बस। अगर आपने पॉइंट समझ डाला तो दोस्तों लिख के ले लो, लाइव जिंदा लो। दोस्तों सारे नंबर आपके अपने हाथ में होंगे। सिर्फ एग्जाम करने पता है आपको, जो टीचर होता है, जो आपका एग्जामिनर है, वो आपका पहले पॉइंट देखता है। दम पॉइंट में है तो ठीक है, अगर पॉइंट दम नहीं है ना तो फिर अब अंदर का माल पड़ेगा, मन में लिखा क्या है। तो दोस्तों मैं इतना कहूँगा आपसे, पॉइंट को अच्छा और बेटर पॉइंट बनाना ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के अंदर है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख एक ऐसा साधन है जो लिखकर या खुदवा कर इतिहास को बताया जाता है। कैसे? जब पत्थर धातु या किसी कठोर सतह पे, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए दोस्तों, कोई सा भी चीज ले लो आप, उन सब पर कोई भी चीज खुदवा कर जब लिखवाया जाता है तो उनको हम अभिलेख कहते हैं। जहाँ दोस्तों चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, चाहे वो मंदिर के भवने हो, या मंदिर के दोस्तों दीवार, तो बड़े बड़े दीवार टाइप्स के होते हैं, उनके ऊपर काफी सारी चीजें खुदवा दी जाती है ताकि उस राजा क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, ताकि आने वाले समय में और लोगों को पता चल सके, उनको हम अभिलेख कहते हैं दोस्तों। तो सिंपल है, पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पे खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं। सिंपल है, तो इसको है दोस्तों हमारा अभिलेख। और अभिलेख के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है वो बहुत सारे अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, सरनार का अभिलेख, काफी सारे अभिलेख है, बट यहाँ पे अशोक के अभिलेख मेन है, और अशोक के बारे में कौन नहीं जानता। अशोक का जो अभिलेख है दोस्तों वो अभी 3 प्रकार से बांट दिया गया है, लघु शिलालेख, महाशिलालेख, और दोस्तों अभिलेख का जो सिंपल जो अशोक के द्वारा लिखी गई थी अभिलेख, उस अभिलेख के रूप में। बट आपको यहाँ पे क्या समझना है, अशोक का जो अभिलेख है जिसको हम शिलालेख भी कहते हैं, अभिलेख को शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, लघु शिलालेख, महाशिलालेख। इन शिलालेख के अंदर क्या बताया गया है? अब अशोक उस बारे में उस अपने जमाने, यानी कि दोस्तों जब अशोक का शासनकाल हुआ था, यानी सिंपल सा कैसा 269 ईस्वी पूर्व में अशोक अपना वहाँ का यानी कि राजा बना था मगध का। तो क्या होता है दोस्तों, उस समय के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वहाँ की अर्थव्यवस्था और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वहाँ की प्रशासन, राज्य को चलाया कैसे जाता है, ये बताता है हमें अशोक का अभिलेख। तो इन सब के तमाम घटनाओं को ये सारा कवर करता है हमारा अशोक का अभिलेख। और ये जो अशोक का अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों ब्राह्मी लिपि क्या है ये जान लो। ब्राह्मी लिपि एक ऐसी लिपि है जो कि बाईं से दाईं लिखी जाती है। बाईं से दाईं का मतलब है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से खत्म। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा इसके बाद एक और लिपि आती है, खरोष्ठी लिपि। दोस्तों टोटल 4 लिपि है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि। बट आपको याद करना है सिर्फ ब्राह्मी लिपि, जो कि ज़्यादा मेन है। दोस्तों मैं आपको से वही पढ़ाता हूँ जो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम दो ब्राह्मी लिपि एक ऐसी लिपि है जिससे भारत की सभी भाषाओं का विकास हुआ है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो कन्नड़ भाषा हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, कोई भी एनीथिंग, कोई सा भाषा हो, उन सब का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बट दोस्तों ब्राह्मी लिपि से कैसे हुआ है, इसको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इसको सबसे पहले इसके बारे में जो पता लगाता है वो है जेम्स पियर्सन। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जेम्स पियर्सन, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था, जेम्स पियर्सन। इसने ब्राह्मी लिपियों को पढ़ा लगभग दोस्तों 1838 के अंदर। और 1838 में जब दोस्तों इसने पढ़ा तब इससे जाकर सारे भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। और अशोक का जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो ये सारी भाषाएं ब्राह्मी लिपि से निकलकर आई हैं। दोस्तों उस समय प्राकृत भाषा आम लोग, यानी कि हम जैसे आप जैसे लोग जो है उस समय आम लोग बोला करते थे प्राकृत भाषा। इसका बाद आता है दोस्तों अभिलेखों की सीमाएं क्या है। सीमाएं मतलब होता है अभिलेखों की कमियां क्या है। चलो अभिलेख के इतिहास के बारे में तो बताता है, बट अभिलेख की कुछ तो कमियां होगी। सबसे पहला कमी यही है कि दोस्तों जब इतिहासकार अभिलेखों के बारे में जब पता लगाते हैं तो अभिलेख सोचो किस समय खुदवाया गया है, बहुत सालों पहले खुदवाया गया है।
तो दोस्तों कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जो या तो तोड़ मरोड़ दिए जाते हैं, या दोस्तों वो नष्ट हो जाते हैं, या उनके अक्षर इतने हल्के होते हैं वो अक्षर दोस्तों गायब हो जाते हैं या वो लुप्त हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। और इसी कारण दोस्तों इतिहासकार इन अभिलेखों से पूरे इतिहास को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो ये तमाम घटनाएं दोस्तों जो भारतीय इतिहासकार जो है उनको समझने में कुछ कठिनाइयाँ पैदा करती है, तो उनको हम सीमाएं कहते हैं, यानी कमियाँ कहते हैं। सिंपल सी बात है। सिक्के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्के दोस्तों, सिक्के भारत में जब चलाया गया था सबसे पहले कुषाण राजाओं ने पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में दोस्तों कुषाण राजाओं ने पहली शताब्दी में चलाया था दोस्तों क्या, सोने के सिक्के, वो भारत में सबसे पहले चलाया गया था। बट इससे पहले दोस्तों सोने के अलावा तांबा हो गया, शीशा हो गया, कांसा हो गया, काफ़ी सारे सिक्के चलाए गए थे। बट दोस्तों उनमें सोने के सिक्के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोने के सिक्के को चलाना अपने आप से हम समझ सकते हैं वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि जो राजा सोने के सिक्के छपवाता था या बनवाता था, उस राजा का नाम के साथ साथ वहाँ के कुछ पहचान, जैसे कि हाथी का पहचान हो, या दोस्तों जैसे कि अभी देखते हैं अशोक चक्र है हमारे सिक्के पे होता है, तो उसी समय दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे चिन्ह या कुछ पहचान होते थे जो सिक्के पे लगा दिए जाते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों सिक्के को हम आहत सिक्के कहते थे, पंचमार्क सिक्के कहते थे। आहत सिक्के किसे कहते हैं अब ये जान लो। आहत सिक्के, आहत सिक्के उन सिक्कों को कहा जाता है जिस सिक्के पर किसी भारी चीज से या किसी भी चीज से मोहर लगा दी जाती है, एक छाप लगा दी जाती है जो हमें बताता है कि ये सिक्के किस काल की है। दोस्तों इतिहास तो बहुत बड़ा है और अलग अलग इतिहासों में अलग अलग राजाओं ने शासन किया है, तो हमें उस सिक्के से उस काल के उस राजाओं के बारे में अच्छे से पता चल सके। इसलिए दोस्तों सिक्के पे हमेशा आहत करके, यानी कि किसी चीज़ को पंच करके उस पर मोहर लगा दी जाती थी। तो ये था दोस्तों इस बार सिक्कों का महत्व क्या हुआ। सिक्कों का महत्व दोस्तों यही हो सकता है कि वो सिक्के में अर्थव्यवस्था के बारे में, साथ साथ वहाँ की आर्थिक और सामाजिक, यानी कि कितने रूप से सिक्के का प्रयोग किया जाता था। और इस प्रकार से सिक्के, जहाँ पहले दोस्तों वस्तु से वस्तु लेन देन किया जाता था, पहले आप जानते हो दोस्तों, नहीं जानते बता देता हूँ मैं। पहले क्या होता था, अगर मुझे किसी से सामान चाहिए तो दोस्तों मैं उससे वस्तु दूंगा और वो मुझे वो वस्तु दे देगा। तो पहले दोस्तों वस्तु से वस्तु लेन देन होता था, बट इसमें काफ़ी सारी दिक्कत होती थी। जो चीज़ मुझे चाहिए उससे वो तो मुझे मिल जाएगा, बट दोस्तों वो मुझसे क्या लेगा, उसको जो मुझसे चाहिए वो सामान वायदा दोस्तों मेरे पास ना हो तो यहाँ पर दिक्कत रहेगा। बट दोस्तों जब सिक्का आया तो इसने ये सारी समस्याएं दूर कर दी, और जब सिक्का आ गया तो हम कहीं से जाके खरीद सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम बातें, इससे सिक्के के महत्व बढ़ जाता है। पुरातत्व के अंदर क्या आता है दोस्तों, पुरातत्व का मतलब होता है समय, बहुत पुरानी चीज़ें। और पुरानी चीज़ें में मतलब बहुत सारी बातें, यहाँ पे मोहरे आ जाएंगे आपके, मुदाई मोहरे वगैरह आ गए, खुदाई में प्राप्त कुछ सारे सामान आ गए, इसके अंदर ये पॉइंट डाल सकते हो आप। इसमें क्या बताओगे, खुदाई में प्राप्त अन्य वस्तुएं एवं औजार, ये भी तो है दोस्तों। हमने 10th क्लास से पढ़ा था कि कैसे होमोसेंटेसिस वगैरह हो गया, जो भी लोग जंगलों में रहते थे वो भी औजार का प्रयोग करते थे। बट दोस्तों इस काल के अंदर, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो पुरातात्विक स्वरूप के अंदर मौर्य साम्राज्य का काल हो, जब कृषि होता था, उस काल के अंदर दोस्तों काफ़ी बड़ी मात्रा में खुदाई से हमें अवशेष मिले, चाहे वो जानवर घंटी के रूप में क्या ना मिला हो। इस बात से हमें उनसे भी इतिहास के बारे में पता चलता है कि वो किस काल का है, और इस काल के बारे में हमें वो बताता है। उसके बाद दोस्तों मौसम सबसे इम्पोर्टेंट है। मौसम तथा वनस्पति का इतिहास क्या होता है, इतिहास बिना भूगोल के अधूरा है, बिना जियोग्राफी का अधूरा है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी गोल है और इसलिए वो गोल है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि मौसम और वनस्पति को बिना जाने हम इतिहास को नहीं जान सकते, क्योंकि दोस्तों आज का वातावरण क्या है, कैसा है, वो पहले के वातावरण से जमीन आसमान का अंतर है। आज जितना वातावरण दोस्तों प्रदूषण के रूप में फैला है, पहले इतना नहीं था। हम प्रकृति से उतना लेते हैं जितना हमें एक वक्त की जरूरत है, बट दोस्तों आज तो हर मनुष्य लालची हो चुका है, जितना सोचा उससे ज़्यादा ले लेता है। सिंपल आप समझ सकते हो। ये दोस्तों ये सारी बातें हमारे मौसम का, तो मौसम को समझना पड़ेगा, इतिहास को समझना है। तो अब हम जानते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अलग से क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर दोस्तों। यहाँ तक खत्म हो गया पुरातात्विक जो स्रोत है वो हमारा ये पॉइंट एंड ये पॉइंट यहाँ तक खत्म, बस। अब अलग से क्वेश्चन आएगा भारतीय इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। वृत्तांत मतलब होता है पुस्तक, यानी कि दोस्तों वृत्तांत में एक चीज होता है, जब यात्री कोई भारत में आए तो वो यात्रा करने के दौरान उसने जो जो चीज देखा, जो जो चीज समझा, उसको वो पुस्तक पे लिख देता है, तो उसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं या वृत्तांत कहते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या समझना है आपको, विदेशी यात्री कौन कौन भारत में आए और सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन कौन सी थी। सबसे पहले आते हैं दोस्तों मैगस्थनीज, जो कि यूनानी ये शासक सेल्यूकस के दरबार में थे और ये दोस्तों मौर्य साम्राज्य के दरबार में राजदूत के रूप में बन कर आए थे, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य काल के अंदर आए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और दोस्तों ये पुस्तक उस समय के हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, समाज सभी चीज़ के बारे में बताता है और इसी के साथ साथ हमें दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य के काल के में ही आ रखे हैं। सेकंड हमारे पास चीनी यात्री जो है फाहियान और हवेनस्यांग। दोस्तों ये दो ऐसे यात्री थे जो जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये भारत में जब आए थे तो इन्होंने दोस्तों भारत की जो भी समस्या देखी, जो भी चीज़ें देखा, उन सबको अपनी पुस्तक में लिखी, उनको अपने ग्रंथ में लिखा। तो दोस्तों ये तमाम बातें था जो हमने आज के इस चैप्टर में देखा। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको समझना है। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों ये रहा और आपका विदेशी यात्री के विवरण ये रहा। दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों कैसे लगा आपको ये चैप्टर, पूरा समझ में आ चुका तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक चीज़ और ध्यान रखना यार, जो लाल जो बटन दिख रहा है ना, आपको फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और साइड में घंटा दबाना मत भूलना। अगर मेरी नई वीडियो आई तो आपको पता बिल्कुल नहीं चल पाएगा, आपको घंटा नहीं दबा रखा। तो दोस्तों घंटा दबा देना। बाकी जय हिंद।